Hello students, Namaste, hope all of you are well. This is the sixth lecture of chapter number 2, Structure of Atom, class 11. ये क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 का सिक्स्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था बोर्स एटॉमिक मॉडल, उसके सारे पोस्टुलेट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। ये लेक्चर में सबसे पहले हम लोग रेडियस के बारे में सीखेंगे कि हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज एटम के रेडियस क्या होंगे। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है, जो आप लोग देख सकते हैं, रेडियाई ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, स्पेशली फॉर हाइड्रोजन एटम। नील बोर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो जनरली हाइड्रोजन एटम का था, तो इसीलिए जो उन्होंने रेडियस की जो वैल्यू निकाली थी, हाइड्रोजन एटम अगर डिफरेंट ऑर्बिट्स में जाता है या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज अगर हाइड्रोजन वाले ऑर्बिट्स में आते हैं तो उनका रेडियस क्या होगा। तो उससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि एटम्स के अंदर में कौन कौन से फोर्स काम करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि एटम्स के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और उसके ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। आप सब जानते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, अगर यह एनर्जी रेडिएट करती तो एक समय ऐसा आता कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर में जंप कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे की वजह एक ही है कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को जितना न्यूक्लियस की तरफ जो अट्रैक्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन को बाहर के इलेक्ट्रॉन की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रहा है, ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। इलेक्ट्रॉन जो है वहां पर अपने ऑर्बिट पे स्टेबिलिटी के साथ घूमते रहता है। तो अब वो कितना डिस्टेंस होगा वो आज हम लोग को निकालना है कि ऑर्बिट से उस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होती है उसकी वैल्यू मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू kZe² बाय r²। अब बोलोगे सर क्यों होता है kZe² बाय r²? तो उसका रीजन बता देता हूं बच्चों। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, जस्ट सपोज कीजिए, दूसरा यहाँ पर एक प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन Q1 × Q2 समझ जाइए आप, या इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2। तो हम लोगों ने पढ़ा है ग्रेविटेशन चैप्टर में, याद कीजिए, आप लोग पढ़े भी होंगे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक तरह इसी तरह यहाँ पर भी ये जो दोनों फोर्स होंगे Q1 और Q2, इस दोनों चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और अगर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसके स्क्वायर का होता है। जितना भी डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो F is directly proportional to Q1 × Q2, F is inversely proportional to r²। जब आप इसको एक लाइन में लिखिएगा तो F is directly proportional to Q1 × Q2 by r²। और जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, K। अब ये K जो लग रहा है ये न्यूक्लियर चार्ज पर ये दोनों इफेक्ट करेंगे। चार्ज जो है हमारा, तो वो किसके न्यूक्लियस, तो कोई भी जो एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके न्यूक्लियस पर। तो इसीलिए यहाँ पर Z लिख देते हैं kz, और इन दोनों का जो चार्ज अगर मान लेते हैं E है तो E × E² बाय r²। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ये हमारा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू kZe² बाय r², जहां पर k की वैल्यू 1/4πε0, जो मैंने आप लोगों को लाइव लेक्चर में दिखाया है। 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, याद रख लेना न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की। अब आ जाइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन को,
तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और जितना उसके न्यूक्लियस के तरफ जो रेडियस है उतना ही रेडियस उस साइड भी होना चाहिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास, ताकि ये जो फोर्स है दोनों फोर्स को बराबर कर सके। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बच्चों, इसकी वैल्यू हो गई mv²/r। ये याद रख लेना, दोनों न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स फॉर द स्टेबल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल है वो नहीं गिरता है, इसके पीछे का रीजन यही है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करें। तो हमने भी वही किया, दोनों फोर्स जब एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो दोनों की वैल्यू हमने बराबर कर दिया। तो kZe²/r² इज इक्वल टू mv²/r बराबर। अब यहां से आपको वेलोसिटी की वैल्यू पहले निकालनी, v² की वैल्यू। तो v² अगर आप यहां से निकालोगे तो kZe² को r से मल्टीप्लाई करोगे और r² से डिवाइड करोगे और ये m को भी नीचे में ले जाओगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया बच्चों, kZe² into r, मतलब ये जो इस साइड r था उसको मैं वहां पे ले गया यहाँ पे, और ये m को नीचे में ले गया mr²। तो ऊपर में एक r और नीचे में एक r, दोनों r हमने कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास जो v² की वैल्यू बची वो हो गई kZe²/mr। क्या हो गई? kZe²/mr। आप सब जानते हैं k कांस्टेंट है, z एटॉमिक नंबर है, और ये दो e जो है दोनों इलेक्ट्रॉन के चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्जेस के कारण मैंने e² यहाँ पे लिखा है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और r जो है हमारा रेडियस। हमको निकालना है r। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे रेडियस निकाल रहे हो, फिर यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। बच्चों तो बोर्स के पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंगली एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। याद है आप लोगों को? अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट mvr, ये mvr क्या है बच्चों? मोमेंटम है। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो यहां से अगर v की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा बच्चों? nh/2πmr हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो v² इज इक्वल टू n² h²/4π²m²r। हुआ या नहीं हुआ? इधर भी v² की वैल्यू, इधर भी v² की वैल्यू। इसके इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1, इसके इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए बाय इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों को जब बराबर किया, क्योंकि दोनों v² के वैल्यू के बराबर है, तो इसीलिए दोनों को हम बराबर कर सकते हैं। तो kZe²/mr इज इक्वल टू n²h²/4π²m²r²। अब यहां से हमको बच्चों r की वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप लोग। kZe² into 4π²m²r² is equal to n²h² into mr। अब हमको यहां से r² की वैल्यू हमने निकाला, n²h²mr अपॉन kZe² into 4π²m²। यहाँ पे r था r² और यहाँ पे r, तो एक r हमने कैंसिल कर दिया। तो रेडियस की जो वैल्यू हो गई बच्चों n²h² अपॉन kZe² into 4π²m। यहाँ पर हर अलग अलग ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू अलग होगी, लेकिन z की वैल्यू सेम है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 1 होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, z की वैल्यू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए 1 2 3 4 डॉट 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 nth ऑर्बिट के लिए n हो जाएगा। z की वैल्यू 1 फॉर हाइड्रोजन एटम, h जो है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, k की वैल्यू 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 kg, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब ये सारे वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो 0.529 एंगस्ट्रॉम है।
जब n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0.529 एंगस्ट्रम। लेकिन n की वैल्यू हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा, तो अगर n की वैल्यू 2 हुई तो इसीलिए Rn रेडियस किसी भी ऑर्बिट का जब आप निकालोगे तो Rn की वैल्यू 0.529 into n square by z एंगस्ट्रम। और हम सब जानते हैं 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर या फिर 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटीमीटर में लिखिएगा तो Rn इज इक्वल टू 0.529 into 10 to the power -8 into n square by z सेंटीमीटर। अगर आप मीटर में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0.529 into 10 to the power -10 n square by z मीटर। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए जो रेडियस निकालना होगा उसकी वैल्यू ये होगी। आप सब लोग पहले इसको नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, इस ऑर्बिट में कितना एनर्जी लगेगा। सबसे पहले या तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज नोटबुक में लिख लीजिए। अब आ जाइए बच्चों, जैसे कि मैंने रेडियस निकाला था, अब हम लोगों को उसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालनी है कि उस एटम के अंदर में उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है वो निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो उसके लिए हम लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो वही मैंने बोर्ड पे लिखा है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होगा, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो हाफ mv² तो पता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी, तो बच्चों यहाँ पर जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है वही उसका क्या होगा, वही उसका होगा पोटेंशियल एनर्जी। उसका इंटीग्रेशन जैसे करके आप वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू से आपको पता चल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू को जैसे हम लोगों ने फर्स्ट वेलोसिटी वाले में, रेडियस वाले में जो mv² की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से उसका वैल्यू निकालेंगे और दोनों एनर्जी को अगर हम सम कर देते हैं तो हम लोगों को टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन निकल जाता है किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होती है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कूलम्बिक फोर्स इनटू dr का इंटीग्रेशन। कूलम्बिक फोर्स मतलब न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू अभी जस्ट कुछ देर पहले आप लोगों ने नोटबुक में लिखा होगा kZe²r²dr। kZe²r²dr में kZe² तो कॉमन ही हो गया, तो kZe² को आप लोग बाहर निकाल लीजिए, kZe² निकल गया बाहर। अब बचा 1/r²dr। तो इंटीग्रेशन को जब आप रिमूव कीजिएगा r ऊपर में जाएगा तो -2dr और -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो -2 + 1 होता है -1। तो ये -1 इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -kZe² r टू द पावर -1। r टू द पावर -1 को 1/r लिख सकते हैं, तो हाफ mv² माइनस kZe²/r। तो ये वैल्यू बच्चों हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की। याद रखना, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू kZe²/r। अब आ जाइए, आपको क्या निकालना है बच्चों, kZe²/r² से आप लोगों को निकालना है जस्ट kZe²/r ही होगा, नॉट r², kZe²/r, राइट। r टू द पावर -1 है इसीलिए r होगा। kZe²/r जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब आ जाइए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है mv²/r। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू होती है kZe²/r। दोनों को इक्वल कीजिए तो mv² = kZe²/r मल्टीप्लाइंग हाफ विद बोथ द साइड्स, तो हाफ mv² = kZe²/2r हो जाएगा। kZe²/2r जब वैल्यू मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी का, तब इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू
के जेड ए स्क्वायर बाय 2r माइनस के जेड ए स्क्वायर बाय r। ये जो आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू ये निकाला था इसको यहाँ पुट कर दीजिए। जो होता तो प्लस है लेकिन ये वैल्यू सिंस माइनस में आया है इसीलिए यहाँ पर माइनस है। तो ऐसा मत सोचना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा नहीं होता है बच्चों, प्लस ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू आई है माइनस में, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो के जेड ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर माइनस के जेड ए स्क्वायर बाय r। 2r और r का क्या रिलेशन होगा बच्चों, अगर एलसीएम लोगे तो 2r हो जाएगा। के जेड ए स्क्वायर माइनस 2 के जेड ए स्क्वायर, 1 में से 2 को माइनस करोगे तो -1 बचेगा, तो -1 के जेड ए स्क्वायर बाय 2r। तो ये टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी। अब तुम लोग थोड़ा गौर फरमाना, के जेड ए स्क्वायर बाय 2r काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है और टोटल एनर्जी की वैल्यू माइनस के जेड ए स्क्वायर बाय 2r। तो क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम लोग को आई है माइनस के जेड ए स्क्वायर बाय r, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर तीनों का रिलेशन तुम स्टैब्लिश करोगे तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी एंड व्हिच इज आल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब ये सारी वैल्यू आपको पुट करनी है। के की वैल्यू आपको पता है, z की वैल्यू पता है, हाइड्रोजन के लिए 1, E की वैल्यू भी आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और R की वैल्यू जो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले निकाला है उसको यहाँ पे पुट कीजिए। जब सारा वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे तो फाइनल वैल्यू टोटल एनर्जी की आएगी -21.8 × 10⁻⁻12 Z²/n² अर्ग पर एटम। अब अर्ग क्या होता है, पहले आप वैल्यूज को नोट डाउन कर लीजिए। जूल में करेंगे तो -21.8 × 10⁻⁻19 Z²/n² जूल पर एटम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे तो -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब मैं आपको यहाँ पे सारा वैल्यू लिख दिया हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, which is also equal to 1.6 × 10⁻⁻12 अर्ग, which is also equal to 3.83 × 10⁻⁻23 किलो कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो इस तरह से आप एनर्जी निकालोगे। फिर अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो जैसे कि आप लोगों ने रेडियस निकालते समय जो वेलोसिटी की वैल्यू निकाली थी उसमें जब सारा वैल्यू पुट अप कर दोगे तो v इज इक्वल टू 2.18 × 10⁻⁻8 Z/m सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो बच्चों इस तरह से किसी भी एक इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या होगा, उसके अंदर में एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोगों ने इस लेक्चर में निकाला। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब ये इलेक्ट्रॉन किस तरह के स्पेक्ट्रा शो करता है, मतलब स्पेक्ट्रम टॉपिक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, उसके क्या क्या वैल्यूज हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइनमैन, बाल्मर सीरीज, पास्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ये सारी सीरीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो के नीचे में जरूर कमेंट करें। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस पैंडेमिक सिचुएशन में एजुकेशन का बेनिफिट उठा सके। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।